नमस्कार। बिहार इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आप सबका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के जमुई से अपने चुनावी प्रचार का आरंभ कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान जमुई में उन्होंने जमकर आरजेडी और कांग्रेस पर हमले किए, साथ ही साथ अपने एनडीए सरकार की और बिहार की नीतीश सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। लेकिन उनकी बातों से जो कुछ बातें छन के हमने निकाली है, उन बातों में कई सारी ऐसी बातें हैं जो निश्चित तौर पर बिहार के राजनीति को प्रभावित करेंगी। उन बातों में खासकर जहां उन्होंने उपलब्धियों के बारे में गिनाया, जहां वो कहते हैं कि गरीबी को हटाना है और गरीबी हटाने के नाम पर जिस तरह से उन्होंने इस तरह के नारे दिए कि 5 सालों से 10 सालों से जो है हम हर गरीब को उनके घर पे मुफ्त राशन पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ मोदी की जो विदेश में छवि बनी है, उस छवि पे ज़्यादा जोर था और साथ ही साथ उन्होंने एक जो बात उन्होंने कही वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, पूर्व राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के बारे में और द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कही है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में फिर से मौजूद हैं डॉक्टर दीपक भास्कर जी। डॉक्टर दीपक भास्कर सर, हम आपका अपने बिहार इंडिया के खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपने मोदी जी का भाषण आज का सुना होगा। कई सारी बातों के बीच में उनका लंबा भाषण रहा। उस भाषणों के बीच में एक जो बात मुझे लगी, मैं जानना चाहूँगा कि इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है। सर, उन्होंने बोलते-बोलते ये कहा, आरजेडी और कांग्रेस को कोसते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि ये जो दोनों पार्टियां हैं या महागठबंधन जो दल हैं महागठबंधन के, इन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर का विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इन लोगों ने ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के इलेक्शन में इनका विरोध किया। साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू का भी इन लोगों ने विरोध किया। एक तरह से शायद ये पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही थी कि जो राजद और कांग्रेस का गठबंधन है या लेफ्ट पार्टियां जो इस महागठबंधन में है बिहार के अंदर में, वो लोग ओबीसी विरोधी, ईबीसी विरोधी, साथ ही साथ दलित विरोधी और साथ ही साथ आपको शेड्यूल कास्ट विरोधी हैं। सर, इन्हीं बातों पे मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी यही कहना चाहते थे या अंडर करंट में कुछ और बातें हैं जो आपको लगती है कि मोदी जी कहने की कोशिश कर रहे हैं? पीयूष जी, जो इसको 2-3 परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ये सुन करके। मैंने उनके भाषण को जो सुना, उससे जो समझ आया कि जो पहली बात जो आरोप लग रहे हैं कि अपोजिशन को ख़त्म किया जा रहा है ना, अपोजिशन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह के जो एजेंसीज हैं, है ना, उनके थ्रू भी उनको जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वो बात तो बिल्कुल तब सही है, क्योंकि आप इस बात को थोड़ा तह में जाके देखेंगे तो मोदी जी क्या कह रहे हैं कि रामनाथ कोविंद जी के विरोध में क्यों खड़ा हुआ कोई, द्रौपदी मुर्मू जी के विरोध में क्यों हुआ कोई खड़ा, कर्पूरी जी के विरोध में क्यों हुआ कोई खड़ा, है ना। तो मतलब अब क्या होगा कि आप कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ेगा उसके विरोध में किसी को खड़ा नहीं होना है ना। यही बात अब इससे साबित हो रही है ना। तो फिर तब तो इसको दूसरे तरह से देखेंगे तो क्या लगेगा कि ये सवाल तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि जब सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ रही थी, है ना, कांग्रेस उनको बढ़ा रहा था 2004 में, तब उनके विरोध में तो क्या क्या नहीं कहा गया। है ना, आदरणीय सुषमा जी का देहांत हो गया, लेकिन मरणोपरांत भी अगर उनकी चर्चा की जाए तो उन्होंने कहा कि हम बाल मुड़वा लेंगे अगर इनको प्रधानमंत्री बनाया। तब क्यों विरोध हुआ? अगर आप ये कह रहे हैं कि एक दलित खड़ा हुआ था तो उसको जो है उसका विरोध में खड़ा हो गया। अगर आप कह रहे हैं कि एक आदिवासी खड़ा हुआ। सर, रामनाथ कोविंद के विरोध में विपक्षी पार्टी की तरफ से मीरा कुमार खड़ी हुई थी। वही उसी पर मैं कह रहा हूँ कि आप दलित के खिलाफ अगर कोई मान लीजिए कोई ब्राह्मण ही खड़ा हो जाता, मैं तो इस बात में जा ही नहीं रहा हूँ कि दलित के खिलाफ दलित खड़ा हुआ। मीरा कुमार जी खुद दलित हैं और बहुत जाने मानी नेता हैं और वो कोई जगजीवन बाबू की बेटी हैं, ऐसा कोई नहीं है कि पारिवारिक उनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है। मैं उस बात में नहीं जा रहा हूँ। मुझे इस जातीय जो पॉलिटिक्स है ना, जो बीजेपी की दिक्कत यही है कि वो बार बार जाति पॉलिटिक्स कर रही है। नहीं, कास्ट का कोई मतलब नहीं रह गया है,
लेकिन वो बार बार उसी को उठा करके ले आती है। आप रामनाथ कोविंद के खिलाफ अगर कोई ब्राह्मण कैंडिडेट होता तो इसमें क्या दिक्कत है? आप क्या करना चाहते हैं इस देश में? मतलब अब मोदी जी के खिलाफ कोई चुनाव लड़े ही नहीं, है ना? अब मोदी जी के खिलाफ अगर मान लीजिए कांग्रेस किसी ऊंची जाति का, मान लीजिए कि सुनते हैं अजय राय वहां पर लड़ेंगे चुनाव बनारस में, तो अजय राय तो जाति से भूमिहार है ना? तो आप क्या कहेंगे? मतलब तब तो बिहार के सारे भूमिहार के बारे में यही कहा जाएगा कि मोदी जी के खिलाफ हैं आप, है ना? क्योंकि आपका जाति का एक आदमी मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। ये कौन सी राजनीति मतलब का नया जो रास्ता दिखा रहे हैं मोदी जी, वो तो हमको बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पे जरूरी ये था कहना कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन्वॉल्व हों, चाहे विरोध में हो चाहे पक्ष में हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग आएंगे तभी तो राजनीतिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो आप मतलब तीसरी बात मैं ये इसको देख रहा हूं कि मोदी जी बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था, या अगर जो अमेरिका के साथ है ना, वो दोस्त है, बाकी सब दुश्मन है। ये सही और मतलब हेल्दी डेमोक्रेसी का तो परिचय बिल्कुल भी नहीं है। और रामनाथ कोविंद जी या द्रौपदी मुर्मू जी पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, बहुत सभी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन क्या उनको बस आप क्या चाहते हैं कि कहीं से किसी को उठा करके ला करके बिठा दिया जाए पद पर, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा? मतलब लोग चुनाव जो कहा जा रहा है कि एक आध दो लोग ये भी कहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो यही हुआ ना कि मतलब चुनाव कराना ही नहीं है, बस सीधा मोदी जी जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं और जिस तरह से चुनाव से पहले से उन्होंने बातें कही है, उसको अगर आप ठीक से समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2024 का चुनाव जो है ना, वो बेमतलब का हजारों करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार और जनता का जो पैसा है ना, वो खर्च किया जा रहा है, क्योंकि उनका जो पूरा नैरेटिव है उसमें यही फिट हो गया है कि वो अभी आरबीआई में भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तो 100 दिन का पूरा खाका तैयार है और मैं शपथ लूंगा, आप लोग तैयार हो जाइए। ये ऐसे कौन? आप अगर आपको इतने आश्वस्त भी हैं, अगर आप, तब भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए कि चुनाव हो, जनता देखे, जनता के ऊपर मोदी जी कुछ छोड़ कहां रहे हैं, है ना? वो निर्णय जनता का जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है उस पे मोदी जी को सबसे ज्यादा डाउट है, लगता है कि भाई इन आप पर तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम डिक्लेयर कर लिए हैं अपना। तो पुतिन और मोदी जी में क्या अंतर है? पुतिन भी तो खुद ही डिक्लेयर कर लिया है ना? मैं पुतिन से आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं पुतिन तक ही हूं। एग्जाम्पल के लिए किम जोंग को भी ला सकते थे। तो ये कहना कि किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ने से विरोध हो गया, तब तो फिर कोई बात ही नहीं रही। तब तो अगर इसको चौथी बात इसको समझिए पीयूष जी, अगर ये कह दे, कल लालू जी कहें कि जब हम चुनाव लड़े थे, तब लालू जी जब चुनाव लड़े थे तब ओबीसी पॉलिटिक्स का बिहार में उभार हो रहा था ना, है ना? दलित पिछड़े की राजनीति का उभार हो रहा था, तब तो सब लोग विरोध कर रहे थे लालू जी का, है ना? तब क्यों नहीं कहा आपने कि भाई आप लालू जी चुनाव लड़, पहली बार कोई जो है ना ओबीसी वर्ग से बड़ा कद का नेता जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, सब लोग मिलकर इसको समर्थन ही करते हैं, चुनाव ना नहीं लड़ेंगे कोई इनके खिलाफ? ऐसा तो नहीं है। आप यही तय कर लीजिए कि जहां जहां कांग्रेस ने, अगर दलित और आदिवासी की बात है तो इंडिया गठबंधन ने जहां जहां दलित और आदिवासी कैंडिडेट उतारे हैं अपने तरफ से, वहां मोदी जी बीजेपी अपना कैंडिडेट या एनडीए अपना कैंडिडेट नहीं उतारे, है ना? ये भी तो बात हो सकती है ना। ये बड़ा बड़ा मतलब मन जो है ना बहुत व्यथित हो रहा है कि हम लोग चुनाव पर विश्लेषण जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बार बार यही लग रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। चुनाव जो है हो भी रहा है कि बस ये खाना पूर्ति हो रही है, कुछ भी बोला जा रहा है। आज मैं सुन रहा था विजय सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो इतना छिछला स्तर का स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो रोहिणी आचार्य तो सिंगापुर में की बहू है, बिहार की बेटी तो अब रही नहीं। अब तो बड़ा अजीब है पीयूष जी, मतलब बेटी की शादी होगी कहीं तो वो बिहार की बेटी नहीं रहेगी, मतलब वो बाप की बेटी ही नहीं रही। मतलब अब कैसा, मतलब राजनीति, मोदी जी का भाषण को अगर ढंग से देखें
तो विरोध की राजनीति के खिलाफ हो गए हैं मोदी जी। ये ऐसा एकदम क्लियर दिख रहा है कि मोदी जी विरोध की चाहते हैं राजनीति कि के खिलाफ कोई हो गए। भी, हाँ, कि कोई भी विरोध नहीं, मैं इसको कहूंगा कि लोकतांत्रिक जो पूरी प्रक्रिया है, लोकतंत्र में जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, उसकी जो महत्ता है ना, उसको मोदी जी खत्म कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि वो निगेट हो गया है, वो एग्जिस्टेंट नहीं है। आप कहेंगे, कई लोग कहते हैं कि विपक्ष कमजोर है। अरे कमजोर विपक्ष नहीं है, विपक्ष कमजोर नहीं है। विपक्ष को विपक्ष ही नहीं रहने देंगे आप। जब विपक्ष का पूरा जो सेक्टर है, जो सेंटर है, उसी को खत्म कर देंगे, सिर्फ पक्ष ही पक्ष दिखेगा, तो फिर क्या लोकतंत्र रहा? लोकतंत्र तो है नहीं। इसको कहिए कि हम लोग ना एक उसमें चल रहे हैं। शायद पहले तो हम कहते थे कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, एक प्रक्रियात्मक डेमोक्रेसी है, लेकिन अब तो हमको लग रहा है कि ये सही में शायद डेमोक्रेसी अब डेंजर जोन से निकल करके ना, खतरे के निशान से ऊपर जा करके किसी और मोड में, शायद इसको हम कहेंगे कि अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये तो उसी का ये साइन पोस्ट है। ये तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो एक ये बड़ी विश्लेषण ही कर बात है। रहे हैं। हमारी जी समझ है कि हम जिस तरह से, अगर हम विरोध का राजनीति, मतलब विपक्ष की राजनीति को खत्म कर दे रहे हैं, तो लोकतंत्र का तो मूल ही खत्म हो गया, जी है ना। आप संविधान में पीयूष जी, संविधान में प्रस्तावना को छोड़ करके बात करेंगे तो संविधान क्या बचेगा, जी है ना। तो आप जो संसदीय राजनीति है, संसदीय राजनीति में लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति, ये 3 मुख्य अंग हैं संसदीय राजनीति में, है ना। लेजिस्लेटिव के अंदर फिर, है ना, गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, ये सब तो उसी का विधा है ना। तो आप तो विधा ही खत्म कर दे रहे हैं। सर, और इसके एक बात साथ में पीयूष जी, जी एक और छोटी सी बात इसमें ऐड कर देता हूं कि अगर ये बात है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब जहां पर कैंडिडेट होंगे उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना है, तो मैं तो यही कहूंगा कि तब आप ना चुनाव ही नहीं कराइए, है ना। ये चुनाव फिर जरूरत ही नहीं है कराने की। कहीं ब्राह्मण होगा तो कहेगा कि नहीं जी, यहाँ पर दलित चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्या मतलब है इस बात का? कैसी बात कर रहे हैं हम लोग? मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया जाए हो गया है ना। ये तो जिसका जी डिमांड हो रहा है, तो अच्छी बात है, बढ़िया है, ले आइए। भी अभी के नए मुद्दे निकाले जा रहे हैं, वो सारे के सारे विदेशों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। वो बायलैटरल रिलेशन से जुड़े हुए मुद्दे हैं या विदेश नीति के मुद्दे हैं। जैसे कच्चा थीऊ का मामला आपने देखा कि इलेक्शन में तमिलनाडु में उन्होंने उठाया। साथ ही साथ ये अपने अचीवमेंट में ये गिना रहे हैं कि G20 की चर्चा पूरे दुनिया भर में हो गई। G20 का डंका पूरे दुनिया, मोदी जी का डंका जो है पूरे दुनिया में गूंजा। तो और उसके साथ साथ आज उन्होंने ये भी कहा, तो पिछले इलेक्शन में जो पुलवामा हमला हुआ था और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, उसको लेके उन्होंने विपक्ष पे आरोप लगाए कि भारत पहले कमजोर माना जाता था, गरीब माना जाता था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, तब से जो आतंकी हम पे हमला करते हैं तो हम उनको घर में घुस के मारते हैं। ये है नया भारत। और साथ ही साथ मैं यही जब मैं देख रहा था, तो हर जगह वो जो लार्जर देन लाइफ की जो छवि वो बनाने की कोशिश फिर से हो रही है। और ये छवि जो है इंडिया में तो बन चुकी है, जैसे जैसे मान लिया गया कि इंडिया में तो बन चुकी है, अब जो है ये विदेशों में भी सबसे बड़े नेता है या दुनिया के सबसे बड़े नेता के तौर पे वो प्रतिस्थापित होने जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा सर कि आप इसको कैसे देखते हैं, और सच में भारत जो है विश्व फलक पर, मोदी जी जो है विश्व फलक पर सबसे बड़े नेता के तौर पे स्थापित हो चुके हैं? देखिए पीयूष जी, आप भी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के छात्र हैं और मैं भी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का छात्र हूँ। अब आप इतिहास को जानते हैं, लेकिन और बहुत दर्शक भी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखते होंगे, सबको पता है ना। पहली बात, इसमें पहला शुरुआत से करते हैं, इसको थोड़ा सा समय देकर समझने की जरूरत है कि पहली बात क्या है पीयूष जी, कि आप पूरा पूरा भारत का इतिहास उठा के देखें। मैं यहाँ से नहीं, वहां से बात कर रहा हूँ कि हड़प्पा से ही चल लेते हैं। हड़प्पा से लेकर आज तक कभी भारत इतना अननोन, अपरिचित राष्ट्र कभी नहीं रहा है। जब हड़प्पा संस्कृति थी, जब मोहनजोदाड़ो की संस्कृति, तब भी हमारे सिक्के जो है ना वहां मिलते हैं जाके मेसोपोटामिया में, तो नाइल सिविलाइजेशन में मिलते हैं, तो ग्रीक में चर्चाएं दिखती हैं। एरिस्टोटल को कैसे पता चल गया था कि भारत है?
कैसे उसने भेज दिया अलेक्जेंडर को कि जाओ भारत को जीतना है ना? था दुनिया में पहले से भी चर्चा थी। अब आजादी के समय में ही आ जाते हैं। पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा है, आजादी का आंदोलन, वो विश्व के लिए एक बड़ा सा एग्जाम्पल था, पूरी दुनिया के लिए। हर जगह पर, चाहे वो जापान का लें, चाहे अफ्रीका लें, चाहे लैटिन अमेरिका लें, चाहे अमेरिका लें, सब जगह ना भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा ली गई। तो कब भारत छोटा सा और कमजोर देश दिख रहा था आपको? आजादी के बाद लें, जब दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था, है ना, तब भारत जो है अपना एक नया धड़ा बनाने में कामयाब हो गया, जिसको करीब 150 से ज्यादा देश जो है फॉलो कर रहे थे। नॉन अलाइन मूवमेंट, जो गुट निरपेक्ष की राजनीति थी, और उसका लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू जी के पास था, है ना। जोसेफ ब्रॉज टिटो, अब्दुल नासिर, ये सब नेता थे उस गुट निरपेक्ष आंदोलन के। वो एक ऐसी थी, और लंबे समय, आज भी यही मोदी जी की सरकार नॉन अलाइन मूवमेंट 2.0 सेलिब्रेट कर रही है। क्यों कर रहे हैं आप सेलिब्रेट, है ना? क्यों कर रहे हैं? जब आपको उसमें भारत, जवाहरलाल नेहरू जहां भी जाते थे, वो इस तरह से सेलिब्रेशन उनका होता था। उनके फोटोज गूगल पर अवेलेबल हैं, दर्शक आप सब कोई भी जाकर के देख सकते हैं, है ना। तीसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि भारत कमजोर है, एक कमजोर राष्ट्र ने एक नया देश बना दिया, है ना। आप कह रहे हैं कि हम आज के डेट में भारत जो है ना घर में घुस के मारता है, तो 1971 को आप क्या कहेंगे? घर में घुस के मारने, ये एक ऐसे शब्द हमको बोलना उचित नहीं लगता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, है ना। कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता, आप भी जानते हैं। आज पाकिस्तान भले दुश्मन आपको नजर आ रहा होगा, कल दोस्त हो जाएगा बहुत अच्छा आपका, ये संभव होता है। इसलिए ये एकदम से जो है ना बायपार्टीजन पॉलिटिक्स करना कि हम तो तुमसे बात ही नहीं करेंगे, ये कोई गोतिया वाला बात नहीं है ना। तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नियम है कि आपको देर आर नो फ्रेंड्स एंड एनिमीज, है ना। परमानेंट तो कोई एनिमी नहीं है ना। तो लेकिन जब आप कह रहे हैं, बात हो रही है, तो उसी पर कह रहा हूं कि 1971 में भारत ने सिर्फ घर में घुसने और उसने का बात छोड़िए, एक देश उसको बड़ा लग रहा था और उसने नया देश ही बना दिया, है ना। नया देश बना दिया, ये समझने की जरूरत है पीयूष जी। तो और ये जो कहा जा रहा है कि अब जो आतंकवादी घटनाएं कम हो गई हैं, बिल्कुल कम हुई हैं, और भारत में कम नहीं हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय जगत में इंटरनेशनल टेररिज्म जो है, अंतरराष्ट्रीय जो आतंकवाद है, वो पूरी दुनिया में कमजोर हुआ है, इसलिए भी भारत में कमजोर दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पीयूष जी नए नए फॉर्म में बदल रहा है। पहले वो तालिबान के फॉर्म में था, उसके बाद बीच में वो जो है एसआईएस के फॉर्म में, आईएसआईएस के फॉर्म में आया, अब फिर वो बीच में जो है बोको हराम के फॉर्म में आ गया, फिर वो AQIM जो अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में एक्टिव है, उसके फॉर्म में आ गया, और अभी फिर वो बीच में ना समुद्री पायरेट के हिसाब से जो है, सोमालियन पायरेट के हिसाब से आपको अरबियन सी में दिखाई देने लगा। अभी नया फॉर्म उसका आपको दिखाई दे रहा है, जो हौथीज का आपको देख रहे हैं, यमन से जो ऑपरेट कर रहा है। तो नए नए फॉर्म में है, और आतंकवाद दुनिया में अगर रोक दिया गया है अभी, तो भारत के जहाज जो है ना, वो भूमध्य सागर और लाल सागर, रेड सी में कैसे रोके जा रहे हैं, है ना, अभी आपको। तो इसीलिए ये कहना कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद घट गया है, तो वो एक्सेप्टेबल बात है, वो सही बात है, लेकिन पूरी दुनिया में घट गया है, उसके अलग अलग फॉर्म हो गए। अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत में अब अंतरराष्ट्रीय जो आतंकवादी घटनाएं नहीं होती हैं, तो ये अपने आप में गलत है। कश्मीर में हर 2-4 दिन में आपको एक खबर मिल जाती है। आजकल खबर जो है उसको भी दबा लिया जाएगा, तो अब उसमें आपको क्या ही मिलेगा, है ना। तीसरी बात जो आपने कही कि भारत का पूरे दुनिया में डंका पिट गया है। भारत का डंका पूरी दुनिया में बहुत समय से पीटा जा रहा था। उसमें समय के साथ भारत अब धीरे धीरे करके 1950 से 2024 तक के सफर में भारत एक मजबूती की तरफ तो बढ़ ही रहा है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। लगातार सरकारों ने अपने अपने लेवल पे जो भी कंट्रीब्यूट किया है ना, हर सरकारों ने किया, और भारत एक मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना। हम पहले जो है आर्थिक तौर पर उतने मजबूत नहीं थे, है ना, सामरिक तौर पर उतने मजबूत नहीं थे। आज हमारी सामरिक शक्ति बढ़ी है, हमारी आर्थिक शक्ति बढ़ी है, हम एक दुनिया की जो है 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन ये कहना कि ये 2014 के बाद ही हुआ है, हम इससे थोड़ा असहमत रहते हैं। हमको लगता है कि हर लोगों ने अपने-अपने, ये देखिए, अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं ना पीयूष जी, तो फिर उस बात का समर्थन करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि भारत के हर नागरिक ने इस देश को बेहतर बनाने में सहयोग किया है, अपने-अपने तरीके से कहा सहयोग किया है ना? एक छोटा गरीब आदमी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कोई गाँव में मज़दूरी करने वाला, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई किसान, कोई मज़दूर, कोई नदी में मछली मारने वाला, सब लोगों ने अपने-अपने लेवल पे सहयोग करके भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो अगर आप ये करें कि नहीं जी, पीयूष जी ने ही अकेले किया है या दीपक जी ने ही अकेले किया है, तो फिर आप सबको, उन तमाम लोगों की जो कंट्रीब्यूशंस है ना, उनको खत्म कर देते हैं। तो मैं इसीलिए बार-बार कहता हूँ कि हर सरकारों ने अपने-अपने तरीके से भारत को बेहतर बनाने की कोशिश की है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसीलिए ये कहना कि भारत का डंका पिट रहा है अभी, तो उस पर अगर मैं इस बात को खत्म करके दूसरी बात कहूं, तो मैं कहूंगा कि भारत के पूरे इतिहास में, है ना, स्वतंत्र इतिहास में इतने कमजोर फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति मैंने आज तक नहीं देखी। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के यहां तक मोदी जी की जो राजनीति है ना, जो विदेश नीति है, उससे कमजोर कोई किसी भी प्रधानमंत्री की नीति नहीं रही है। इतनी कमजोर कि आज तक भारत को दक्षिण एशिया, साउथ एशिया का हेजिमोन कहा जाता था, है ना, जिसको लेकर के चाइना हर वक्त जो है ना कंटेस्ट करता रहा कि नहीं, ये हेजिमोन जो है ना एशिया में हम ही हैं अकेले और कोई नहीं है ना। चाइना हर वक्त कंटेस्ट किया इस बात को, लेकिन भारत एकदम हेजिमोन के तौर पे खड़ा रहा। चाइना के माओ को इसी बात से दिक्कत हो गई थी कि नेहरू जो है ना वो बिग ब्रदर टाइप का इमेज लेके घूम रहा है, इस बात से भी दिक्कत थी उसको, इमेज प्रॉब्लम था। माओ हर वक्त इस बात से बहुत दिक्कत में रहता था कि नेहरू हमसे बड़ा लीडर कैसे है, जबकि चाइना हम बड़ा देश है, भारत से बड़ा देश है, हर कुछ में बड़े थे, उस समय भी बड़ा था वो। तो उस वो प्रॉब्लम थी। इसीलिए भारत आगे बढ़ा। भारत का इमेज आज की डेट में देखेंगे तो पूरा का पूरा दक्षिण एशिया में आपके पास पहले, इससे पहले हर छोटे बड़े देश जो दक्षिण एशिया में हमारे जो पड़ोसी देश थे, वो हम उनके बड़े भाई थे, मतलब हम बिग ब्रदर टाइप का इमेज था कि हम जो करेंगे वो होगा, ऐसा टाइप का मामला भी हो जाता था कई बार। लेकिन हम एक जो है उनकी संप्रभुता, उनके जो है स्थितियों को बिल्कुल उसी तरह से सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज की डेट में क्या हुआ? नेपाल, है ना, जो हमारे ऊपर निर्भर थे, है ना, नेपाल कह रहा है कि हमारी भारत जो है ना वो अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, है ना, ये सारा एरिया हमारा है। नेपाल ने अभी चाइना से जो समझौता किया है उसमें भारत का जो रेलवे का स्टैंडर्ड है उसको छोड़ करके उसने चाइना का स्टैंडर्ड अपनाया है। ये आपका फेलियर है। बांग्लादेश, जिसको हमने आजाद कराया, जिसको हमने क्रिएट कराया, है ना, वो बांग्लादेश में भारत विरोधी, इंडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं, और कोई पहले नहीं लगे, अभी लग रहे हैं, है ना, 4 दिन पहले लगे हैं, जिसपे प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इंटरवीन भी किया। श्रीलंका, जिसकी मदद करने के चक्कर में हमने अपने देश का प्रधानमंत्री खो दिया। जो राष्ट्र हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था, वो राष्ट्र जो है चाइना को अपना पोर्ट दे रहा है ना, उससे हमारे संबंध जो है बिगड़ गए हैं। मालदीव, जो पानी पीने के लिए भारत पर निर्भर था, है ना, आपको याद होगा सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी उस समय जो है पानी का क्राइसिस हो गया था मालदीव में, और बिस्लेरी की बोतल भेजी गई थी यहाँ से, भारत से, सुषमा जी ने भेजा था, है ना। भारत सर इतनी डिपेंडेंट जो कंट्रीज थी, आज वो चाइना के साथ इस तरह का समझौता किया। पीयूष जी, अगर भारत की सेना मालदीव से वापस आ रही है तो ये बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, हम दूसरे देश में थे, वहां से वापस गई। दिक्कत वहां फंस रहा है कि भारत की सेना सिर्फ वापस नहीं आ रही है पीयूष जी, चाइना का पीपल लिबरेशन आर्मी मालदीव में सेटल कर रहा है, यहाँ दिक्कत है ना। पाकिस्तान से जो भी हमारे संबंध थे ही, अफगानिस्तान से हमारे संबंध इतने मधुर रहे, सब दिन मधुर रहे, वो आज हमारे हाथ से निकल गया है। पाकिस्तान से भी हम धीरे धीरे करके मैनेज करके आ ही चुके थे, लगभग स्थिति हमारी बन गई थी। खैर, पाकिस्तान की अलग जो है जियोपॉलिटिकल और जो है जियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, बट हमारे लिए जो हमारे अगल म्यांमार में स्थिति क्या है अभी?
म्यांमार हमारा एक बॉर्डरिंग स्टेट है ना, बॉर्डरिंग कंट्री है, और नॉर्थ ईस्ट का पूरा बॉर्डर म्यांमार से लगता है पीयूष जी, लेकिन आज हमारे हाथ में नहीं है। कैसे कैसे हम मान लें कि आपने विदेश नीति ऐसा किया? अच्छा, कितना कितना इसको मैं क्या शब्द बोलूं। जयशंकर साहब विदेश मंत्री के तौर पे पीयूष जी कह रहे हैं कि अरुणाचल में नाम बदला चला गया तो क्या फायदा, क्या हो गया, नाम बदलने से घर किसी और का हो जाता है, तो बहुत बढ़िया बात है ना, तब तो बहुत बढ़िया बात है। तो तब तब कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि तब तो कल अमेरिका बोल देगा कि भारत का नाम जो है यूनाइटेड स्टेट एक्सटेंशन रख देते हैं, और उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना। फिर कल चाइना कहेगा कि भारत का नाम जो है ना हम टांगजांग रख देते हैं, जैसे उन्होंने जांगनान रखा है अरुणाचल का नाम, वैसे वो भारत का नाम कल रख देगा कि हम टांगजांग रख देते हैं, तो क्या कहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत कहां फंस रही है? दिक्कत वहां फंस रही है जैसे ही चीन की बात आती है सब चुप, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है ना। तो वहां पर जब चीन की बात आएगी, जब आप चुप हो जाएंगे, सिर्फ पाकिस्तान जिसको आप जानते हैं कि वो कमजोर स्थिति में है ना, आपका वो कमजोर दुश्मन है। देखिए, दुश्मनी करना है तो कमजोर दुश्मन से मत कीजिए, मजबूत दुश्मन से कीजिए। मैं तो इसी बात से बहुत आश्चर्यचकित रहता हूँ कि उन्होंने कहा कि चाइना बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत उसका सामरिक शक्ति बहुत बड़ी है, इसलिए उनसे लड़ना हमारे लिए संभव नहीं है। अगर यही बात है, अगर एक मजबूत लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकते तो वियतनाम अमेरिका से क्यों लड़ा, है ना? और जीता। और जीता भी। इससे पहले जाइए, बहुत इतिहास में पेलोपोनेशियन वार हुआ है ना, एथेंस जैसे साम्राज्य के खिलाफ कौन लड़ा? एक छोटा सा टापू देश लड़ा, मेलोस लड़ा ना, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एथेंस की आर्मी ने खत्म कर दिया वहां पर, लेकिन वो लड़ा। क्योंकि अगर राष्ट्र की अस्मिता की बात हो, उसकी संप्रभुता की बात हो, तो उसके लिए ये नहीं देखा जाएगा, उतना कैलकुलेटिव नहीं होगा। फिर तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या रहेगा जब आप उसमें गणित ही बिठाने लगेंगे? वो तो भावनाओं से चलेगा ना। हमारे राष्ट्र पे कल अमेरिका अटैक कर देगा तो हम क्या बोलेंगे? हथियार लेकर खड़ा हो जाएंगे, नहीं नहीं क्या करो, छोड़ो हटाओ, आत्मसमर्पण कर दीजिए। मैं तो नेहरू जी को बहुत अच्छा मानता हूं कि वो चाइना से 1962 में लड़े। हम हारे, लेकिन हम लड़े। लड़ना जरूरी था। नहीं लड़ते तो ज्यादा दिक्कत थी। लड़े, हारे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कहिएगा कि नहीं लड़ना ही नहीं था, क्या करते तो, है ना? इसीलिए हमारी जरूरत यह है कि ये जो डंका पीटने वाली बात हो रही है ना, तो मैं तो आपको पीयूष जी कि इनफॉर्मल डिस्कशन में बहुत पहले कहा था कि विदेश नीति जो है ना इस बार का मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। क्यों? क्योंकि देश के अंदर का जो राजनीति है उसमें मोदी जी का तो कुछ खास कहने के लिए है नहीं कि ये क्या है। मोदी जी 10 साल में 10 बिल्डिंग नहीं बना पाए हैं। हमको तो यही काउंट हम करते हैं कि वो जो मंडपम बनाए हैं G20 वाला प्रोग्राम, है ना, जिसमें पानी तो भर गया, जिसमें पानी भर गया वही है। और कहेंगे कि G20 का प्रेसिडेंसी रोटेशनल होता है ना। अभी दूसरे देश में होगा तो वहां पर भी ऐसे ही होगा, वो रोटेशनल है, वो एक साल के लिए आपको मिला, दूसरे फिर मिलेगा, है ना। ऐसे तो यूनाइटेड नेशन का भी आप कई बार जो है जनरल असेंबली का भारत जो है वो की अध्यक्षता किया है, जब रोटेशन आया तब किया। तो इसीलिए जरूरी है ये सारी बातें क्या करें कि जो जमीनी मुद्दे हैं ना, मैं कल भी कह रहा था पीयूष जी, जो जमीनी मुद्दे हैं, बेरोजगारी पे मोदी जी एक भाषण नहीं दे। जमुई, जहां आपको क्या मैं कह रहा हूं कि बिहार से पलायन हो रहा है ना, मजदूर बाहर जाकर के काम कर, उस पर जमुई से नहीं जा रहे हैं क्या? वहां पर वो बोले कि जमुई में क्या हुआ, उस मुद्दे पर वो बात ही नहीं कर रहे हैं। जम्मू में, पूरे देश में मोदी जी इतना उद्योग है ना, कॉर्पोरेटिज्म की बात करते हैं, तो कितना उद्योग लग गया जमुई में है? ये सवाल होना चाहिए था ना। तो जो जमीन के मुद्दे हैं ना पीयूष जी, अब विदेश नीति का मुद्दा कौन जनता पढ़ने जा रहा है? उसको बहुत खुश है कि भारत बड़ा जो है आगे बढ़ रहा है, विदेश में हमारा बड़ा नाम हो रहा है, उसी फॉल्स प्रोपेगेंडा है ये, है ना। ये इसको ऐसा डिलेमा क्रिएट किया ना कि लोग सोच ही नहीं पाएगा कि गलत क्या है, सही क्या है ना।
सर 5 किलो अनाज का मामला है बस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहार इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।